नमस्कार, शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने गुजरात दंगों के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है और अभी भी लड़ रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी उनकी गिनती उन लोगों में करते हैं जो केवल मोदी को कोसने और बदनाम करने में लगे हुए हैं। शतरंज के खिलाड़ी में तीस्ता सीतलवाड़ आज हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि मोदी एंड कंपनी के हमलों का उनके पास क्या जवाब है। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तीस्ता, आपने गुजरात के दंगा पीड़ितों के लिए बहुत काम किया है, सब जानते हैं, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि लोग आप लोगों पर ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग मोदी को एक खलनायक के रूप में पेंट करने की कोशिश करते रहे हैं लगातार। आप लोगों ने गुजरात में जो कुछ हुआ उसके लिए मोदी और उनकी सरकार और संघ परिवार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। अभी मोदी साहब ने कहा कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। इस बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, हमारा मानना है कि हमारा देश सऊदी अरब नहीं है। सऊदी अरब जिस दिन हमारा देश हो जाएगा तब हम फांसी की सज़ा की बात कर सकते हैं। आज तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान और भारतीय कानून ही चलता है। तो अगर मोदी साहब को वाकई कोर्ट कचहरे में अपने आप को खड़ा करना होता तो ज़किया जाफरी के केस में जाके पेश हो जाते, जहाँ पे राजू रामचंद्रन ने कहा है कि 3 सेक्शंस हमारे क्रिमिनल लॉ को लागू हो सकते हैं और मोदी का प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। राजू रामचंद्रन के कहे हुए रिकमेंडेशन पे एक भी बयान नहीं है मोदी साहब का। नहीं, उनका तो कहना है कि जो एसआईटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसने तो उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। तो हमारा उसके बाद भी आप लोग पीछे पड़े हुए हैं उनके। वही ना प्रोसेस की बात है ना मुकेश जी, कि वही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, एसआईटी ने ज़रूर क्लीन चिट दी, मगर वही सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एसआईटी के फाइंडिंग्स में उनको गलत झलक लगी, इसलिए उन्होंने अमाइकस क्यूरे को ये मैंडेट दिया कि आप एसआईटी को बाईपास करके पुलिस ऑफिसर वगैरह की बयान लो और हमें बताओ कि क्या प्रोसिक्यूशन करने के लिए एविडेंस है कि नहीं। तो एसआईटी कहता है कि एविडेंस नहीं है, मगर अपने ये कहते हैं राजू रामचंद्रन जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड अमाइकस है, एग्जैक्ट ऑपोजिट व्यू लेते हैं कि हाँ वही एविडेंस को देखकर प्रोसिक्यूटेबल मोदी कैन बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब मोदी कोर्ट कचहरे में खड़े हो सकते हैं। सवाल ये है कि अभी कोर्ट में मामला ओपन है, मामला क्लोज नहीं है जी, लेकिन इससे ये भी साबित नहीं होता कि मोदी दोषी है। निर्दोष भी नहीं है। सवाल है कि आज अगर आपको इलेक्शन लड़ना है 2012 में गुजरात में, या अगर आपको ज़किया एहसान जाफरी और हमारे केस खटले में वो जजमेंट से कुछ खतरा नज़र आता है, तो उसके बाद ही आप सद्भावना यात्रा निकालते हैं। सितंबर 17, 2011 के पहले उनको कभी सद्भावना का कभी ख्याल नहीं आया था। सद्भावना का ख्याल 2011 में ही आया। ठीक है, इंसान को कभी भी रिफॉर्म करने का मतलब मानसिक हक है, ऊपर वाले ने दिया हुआ हक है, मानते कि कोई भी आदमी इंसान रिफॉर्म हो सकता है। मगर मैं मानती हूँ कि कम से कम जुटलाए नहीं बात जाए, रिकॉर्ड पे आ जाए कि कोर्ट कचहरे में मामले अभी भी चल रहे हैं। जुडिशरी डिसाइड करेगी कि क्या राजू रामचंद्रन का कहना सही है या एसआईटी का कहना सही है। लेकिन ये डिसाइड करने के पहले ही आप लोग ये कहते आ रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा गुजरात में जो दंगे हुए थे उसमें सरकार की हिस्सेदारी थी। मुझे एक मेरा इंटरव्यू दिखा दीजिए या एक मेरा कोर्ट का बयान दिखा दीजिए। हमारी मांग हमारे केस में सिर्फ इतनी थी कि एफआईआर दर्ज करने के लिए हमारे लिए मटेरियल है। एफआईआर दर्ज करने के लिए जी, एफआईआर दर्ज करने का मतलब होता है कानूनी हिसाब से कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अबाउट अ क्राइम। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुना, उसके बाद उन्होंने पूरे एविडेंस देखे और अभी बात आ चुकी है चार्जशीट तक। तो हमारे कहने पे कम से कम कोर्ट इतने तो अग्रीमेंट में है कि एफआईआर तक का तो मटेरियल था, अभी 10 कदम आगे मामले बढ़ के अभी कोर्ट में अटका हुआ है कि देयर इज मैटर टू प्रोसिक्यूट। हमने कभी डायरेक्टली लीगली मोदी को ये नहीं कहा कि आप जेल में जाओ, आप प्रोसेस फॉलो करो। लीगली नहीं कहा होगा, लेकिन आम तौर पर आप या दूसरे लोग ये तो कहते रहे हैं कि गुजरात में दंगे रुक सकते थे अगर मोदी सरकार चाहती। ये तो हम मानते हैं, अगर ये तो हम बिल्कुल मानते हैं। इसका दूसरा पक्ष ये हो गया कि आप ये मान रहे हैं कि मोदी सरकार ने रोकने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह भी है। देखिए 3-4 बातें लग चुकी है। देखिए मैं बार बार ये कहते आती हूँ क्योंकि मैं कम्युनलिज्म कॉम्बैट की सह संपादक भी हूँ और ये मैगज़ीन 1993 से शुरू हुआ है और उसमें हमने सिखों के ऊपर जो नरसंहार हुआ था 1984 में, उसके ऊपर भी 6-7 कवर स्टोरी छापी है। मैं बात ये कहना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत मोदी और HKL भगत से काफ़ी लंबी चौड़ी है। ये भारतीय संविधान
और हमारे रिपब्लिकन के फ्यूचर का मामला मेरे हिसाब से। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी। जब इस तरह का जनसंहार होता है और एविडेंस इससे दिखाता है कि कोई झुंड के साथ या मॉब के साथ आप किस तरह पॉलिटिकल क्राइम किस तरह प्रूव करेंगे। तो गुजरात के बारे में मैं इतना आपको कह सकूंगी कि 27 फरवरी को बहुत ही भयानक दुर्घटना हुई गोधरा में। 59 लोगों को जला के मारा गया। वो कॉन्स्पिरेसी थी कि वो हादसा था, वो मामला तब खुला था, वी डिड नॉट नो। वहाँ के मुख्यमंत्री शाम को 7:30 बजे आकाशवाणी पे बयान देते हैं कि ISI इंस्पायर्ड कॉन्स्पिरेसी है। 4:30 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ये कहते हैं कि इट्स एन एक्सीडेंट, दुर्घटना थी। कलेक्टर कहती है दुर्घटना, मगर मुख्यमंत्री कहते हैं ISI कॉन्स्पिरेसी। मैं ये भी आपको कहना चाहूँगी, आपको भी पता है, आपने भी शायद हमारे जैसे सांप्रदायिक दंगे ये देश में, हमारे अफसोस की बात है कि होते हैं समुदाय के बीच में। अगर गोधरा जैसे कांड होता कहीं भी तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स में एक आध घटना घटती, मैं मानती हूँ, क्योंकि फीलिंग्स इस तरह होते हैं देश में। मगर 300 लोकेशंस पे, 300 जगह पे, 14 जिलों में उसी तरह, उसी प्री प्लानिंग के साथ 15-20 हज़ार का झुंड, वही चीज़ का एडवांटेज लेते हुए कि गुजरात बंद है और अहमदाबाद बंद है। बंद क्यों रखा गया? सरकार ने बंद की सहमति दी। ये कभी नहीं होता कि सरकार बंद की सहमति देता है। VHP और RSS ने बंद बुलाया, ठीक है, आपने बुला दिया। सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए कि बंद बुलाने वालों को काबू में रखो, क्योंकि इमोशंस आर हाई, इमोशन सरचार्ज थे। सरकार ने, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने बंद का साथ दिया, दोनों बंदों का साथ दिया। गुजरात बंद, अहमदाबाद बंद, भारत बीजेपी ने बंद। साथ दिया, बीजेपी ने साथ सरकार दिया, ने नहीं। सरकार ने भी साथ दिया। मोदी का बयान है कि हम ये बंद कस के साथ में हैं। ये कोर्ट में है मामला। और उसके बाद गोधरा को लाशें जो मतलब गोधरा में थी, आमतौर से क्या होता है, अभी नेल्लौर में हुआ, नेल्लौर में परसों दुर्घटना हुई, उसी तरह जिस तरह गोधरा में कोच के अंदर फायर हुआ था, आग लगी थी, उसी तरह नेल्लौर में हुई। आमतौर से जिला अधिकारी क्या करते हैं, लोगों का पता लगाते हैं, एडवर्टीजमेंट डालते हैं, वहाँ से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसी दिन आप पहुँच जाते हैं, मुख्यमंत्री, उनके साथ दूसरे भी मंत्री होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी साथ में होते हैं, और आप ये निर्णय लेते हैं कि ये लाशें डॉक्टर जयदीप पटेल, जो विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके हाथ से अहमदाबाद लिए जाएगी। आपने सिर्फ क्वाइटली उसको वहाँ पे नहीं भेजा ताकि लोगों को दिया जाए। और वही इस बारे जयदीप में मोदी का कहना ये है कि ये वहाँ से हटाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वहाँ तनाव था, वहाँ से हटाकर हम अहमदाबाद लाए और उन्हें चुपचाप दफना दिया गया, या जिनकी ये चुपचाप लाशें थी उनको दे दिया गया। चुपचाप बिल्कुल दफनाया नहीं गया था या क्रिमेशन नहीं हुआ था। मैं आपको बताऊं कि गोधरा में तनाव नहीं था। उसी दिन 27 को अहमदाबाद में ज़्यादा घटनाएं हुई, क्योंकि अहमदाबाद ज़्यादा कम्युनली चार्ज है। गोधरा भी कम्युनली चार्ज शहर है, मगर अहमदाबाद से ज़्यादा नहीं। तो आप यहाँ पे लाशें, आप VHP के जनरल सेक्रेटरी को, आप अधिकारी को क्यों नहीं देते? नॉर्मली कोई भी लाशें को आप सरकारी अधिकारी को देते हैं। विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी को देना, जो जनरल सेक्रेटरी आज 2 केसेस में अक्यूज्ड हैं जी। और नरोडा गांव और नरोडा पाटिया केस में ये अक्यूज्ड हैं क्राउड को भड़काने के काम में। और मुख्यमंत्री और जयदीप पटेल के टेलीफोनिक कांटेक्ट हैं। तो उसके बाद आप 2 मंत्रियों को स्टेट कंट्रोल रूम में और पुलिस कंट्रोल रूम में बैठाते हैं। वजह, नॉर्मली कहीं पे भी आप देश दंगे होते हैं, कौमवाद भड़कता तो है, उनकी सीरियसनेस प्रकट होती है ना कि मोदी चाह रहे थे। पॉलिटिकल लोगों को पुलिस के काम में कभी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। और जहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी एक पूरा एक नज़रिया एक तरफा दिखाई देता है, जहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है, मैं 27 की मीटिंग के ऊपर भी नहीं जाती हूँ जिसके बारे में शिव कुमार जी और संजीव भट्ट ने कहा है, क्योंकि वो 27 की मीटिंग के बारे में बाद में बताऊंगी। उसमें कौन था, हरेंद्र पंड्या की हत्या, हरेंद्र पंड्या की हत्या इसीलिए, RSS का आदमी, RSS का प्रचारक, क्यों हत्या हुई? आज केस सुप्रीम कोर्ट में है, मगर उनके 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 फादर, उनके पिता, जो मतलब 2 साल पहले उनका आपने गोधरा कांड की जो विक्टिम थे उनकी लाशें अहमदाबाद लाने की बात कही, एक इसके अलावा और क्या ऐसे आपको कारण गिनते हैं जिनकी वजह से आप मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगी। एक तो मतलब ये बताऊंगी कि जो 27 फरवरी की रात को जो मीटिंग हुई, क्योंकि अहमदाबाद शहर में दूसरे दिन 28 तारीख को 1 बजे तक कर्फ्यू नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा?
ये इसलिए हमारा कहना है क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन था कमिश्नर को कि आप दोनों आप एक तरफापन, आप इक्वली आप मत ट्रीट करो पॉपुलेशन को। हिंदुओं में जो भी गुस्सा हो वो आपस आने दो। अभी मैं मानती हूँ सब हिंदुओं में गुस्सा नहीं था, हिंदुओं सिर्फ वही लोग जो सड़क पे आए थे बंद का लाभ उठाते हुए। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि बंद का कॉल सब साथ में जुड़ना पड़ेगा आपको। बंद का कॉल कौन से संगठन बुलाता है, फिर सरकार और रूलिंग पार्टी उसका साथ देती है, उसके बाद लाश लाए जाते हैं, उसके बाद मंत्रियों को आप पुलिस कंट्रोल रूम में बैठाते हैं। 27 फरवरी के रात के मीटिंग पे जिसके बारे में संजीव भट्ट तो अभी बोले हैं, वो पहले क्यों नहीं बोले वो खुद जाने। हम उनके क्रेडिबिलिटी के ऊपर हमारे भी सवाल है। मगर हरेन पांड्या का नाम जो हमने उठाया, जो जस्टिस कृष्णायर और जस्टिस सावंत का ट्राइब्यूनल था, जिस ट्राइब्यूनल ने कहा है कि मोदी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड, हरेन पांड्या ने वो ट्राइब्यूनल के सामने बयान दिया 13 मई 2002 को, इमीडिएटली आफ्टर। तब वो मंत्री थे, मतलब आप सोचिए वो MOS रेवेन्यू थे जी। मतलब वो रेवेन्यू मिनिस्टर आके बताते हैं जजेस को, एक्स जजेस को, क्योंकि अंदर से RSS के प्रचारक होने के बावजूद उनके ज़मीर पे ये मंजूर नहीं था कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं अधिकारियों को कि कानून मत लागू होने दो। अभी हरेन पांड्या का बयान है, ये ट्राइब्यूनल में लिखा गया है और 3 महीने के अंदर हरेन पांड्या की हत्या होती। इसको वो इस तरह से कहते हैं कि मोदी के विरोध में पंड्या ने ये सब कह दिया मोदी को फंसाने के लिए। अभी हम भी मोदी के विरोध है फंसाने के लिए। RSS के पुराने प्रचारक, बहुत ही अहम वहाँ के पॉलिटिशियन हरेन अंदर भी पांड्या, तो झगड़े होते हैं। अरे देखिए इतना बड़ा गहरा आरोप कभी आपने RSS प्रचारक से सुना है दंगों के बारे में, कि वो आके कहे, एक सिटीजन्स ट्राइब्यूनल को कहे कि इस तरह के गलत इंस्ट्रक्शंस अगर मुख्यमंत्री देंगे तो हमारे देश के लिए भला नहीं हो सकता। संजय जोशी और मोदी की जो संजय जोशी की बात जो तो कुछ सर हुआ, 2007 के बाद है। लेकिन उसमें भी आपको वो चीज़ दिखती है ना, जैसे एक प्रचारक को लेकर। संजय जोशी ने सर 2002 के बारे में कोई बयान नहीं किया। मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। 2002 के बारे में आपने कभी देखा है? उसके बारे में कह रहा हूँ कि इनकी आपसी राइवलरी और कहाँ तक जा सकती है मगर ये वो दंगों साबित को लेकर, जनसंहार को लेकर आपने कभी सुना है कि RSS का कोई प्रचारक जो मंत्री रहे वही सरकार में आके इस तरह का गंभीर बयान दे, उसके बाद उनका नाम बाहर आए कि कौन मंत्री ने दिया था और उसके बाद उनका मर्डर हो जाए? और उनके पिताजी का कहना था, विट्ठल भाई का कहना था, उनकी पत्नी का कहना है, मेरा कहना नहीं है, कि उनको लगता है कि उसके पीछे कई बड़ा हाथ है। और मैं एक बात कहूँ हरेन पांड्या की हत्या के बारे में, शायद क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ये वंजारा जी तो थे जी। DIG वंजारा, जो आज भी जेल में हैं, वो एनकाउंटर केसेस को लेकर, एनकाउंटर केस तो अलग केसेस हैं। अखबार में छपी हुई खबर है, चार्जशीट में लिखी हुई बात है कि अक्यूज नंबर 1 हरेन पांड्या के मर्डर में मुफ्ती सुफियान है। मुफ्ती सुफियान आप और हमारे लिए गायब है। मुफ्ती सुफियान कौन, मैं आपको बता दूं, बहुत ही अनोखी कहानी है। इट कैन मेक अ क्राइम थ्रिलर, कोई भी पिक्चर बना सकता है। जब हरेन पांड्या जी का हत्या हुआ, मैंने बोला करने वाले बड़े माहिर हैं, वो हिंदू क्रिमिनल्स के हाथ से ये बात कभी नहीं कराएंगे, क्योंकि गुंडे तो हर कम्युनिटी में है, सुपारी देने वाले कोई भी दे सकता है। मुफ्ती सुफियान गायब कैसे हुए गुजरात से, जब मोदी की सरकार इतनी एफिशिएंट है और इतनी कड़क है? यही DIG वंजारा, इन्होंने मुफ्ती सुफियान को बांग्लादेश बॉर्डर सर के पाकिस्तान जाने में सहूलतें दी। तो आज भी मैं सवाल उठाती हूँ कि बाकी बात सब छोड़ दो, मुफ्ती सुफियान को गायब करने के पीछे क्या साजिश थी, जो अक्यूज नंबर 1 है? जी, तीसरा आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो मोदी अपने बचाव में जवाब के रूप में देते हैं। उन सवालों के जवाब आपसे मांगेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन वापस लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर बात कर रहे हैं। बार बार मोदी के बारे में सवाल उठाए जाते हैं और मोदी उन सवालों के जवाब इस तरह से देते हैं कि ये उनके खिलाफ दुष्प्रचार है। सच्चाई क्या है, ब्रेक के बाद हम बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारी मेहमान हैं जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़। और सीतलवाड़ से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो और भी बहुत सारे लोग जो मोदी पर आरोप लगाते रहते हैं, उन्हें बकौल मोदी
खलनायक बनाते रहते हैं, उनके पास आखिरकार क्या आधार है उन्हें दोषी ठहराने का। तीसरा जो प्रमुख सवाल उठते रहे हैं मोदी के संबंध में, एक ये कि दंगों को रोकने के लिए उन्होंने सही कोशिश नहीं की। इसके बारे में उनकी सफाइयाँ आती रही हैं कि मैंने पूरी कोशिश की, कहीं से भी किसी पुलिस को या अपने कार्यकर्ताओं को या अपने नेताओं को मैंने ये नहीं कहा कि दंगों में हिस्सा लो, या किसी तरह से कोई संकेत नहीं दिए कि वो दंगों को बढ़ाएं या मुसलमानों का सफाया करें। आपने एक दो रीजन दिए, हरिन पांड्या का उदाहरण दिया, और क्या ये इसके प्रमाण बहुत नहीं है? नहीं, प्रमाण काफ़ी है एक्चुअली। आप अगर समझने की कोशिश करें, प्रमाण बहुत हैं। एक तो मतलब आप देखेंगे कि दंगे होते हैं, दंगे में का मतलब ये होता है कि दो ग्रुप हो साथ में, या थोड़ा एक ज़्यादा हो एक कम हो। गुजरात को हम इस तरह दंगे नहीं कह सकते, इसलिए जनसंहार, नरसंहार इस तरह के शब्द का इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक तरफापन था। 27 फरवरी के बाद जो, जैसे मैंने कहा कि 14 जिलों में हुआ, वो एक तरफा था। एक तो मतलब हादसे हुए, उसमें सरकार के फिगर्स है कि 1100 लोगों की मृत्यु हुई। अनऑफिशियल फिगर्स नेशनल मतलब मानवाधिकार आयोग वगैरह कहते हैं कि 2000-2500 के ऊपर लोगों की मृत्यु हुई। वो एक बात है। बलात्कार हुए, सामूहिक बलात्कार हुए। मगर सवाल ये है कि हादसे के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस होते हैं, कानूनी कार्रवाई चलती है, कानून व्यवस्था का फिर हाथ आ जाता है, पुलिस का है, इन्वेस्टिगेशन है, फिर प्रोसिक्यूशन है। मैंने अफसोस की ये बात है, मैं कहना चाहूँगी कि कौमी दंगे को लेकर भारत का, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड सही नहीं है कहीं भी राज्य में। चाहे वो 84 को आप देख लो, 92-93 बॉम्बे का लेते हो, हाशिमपुरा देख लो, कहीं का भी देख लो, तो वो तो एक जनरल पॉइंट है। मगर इस तरह एक्टिवली आप इंसाफ के संघर्ष को सबवर्ट करने की जो कोशिश हुई है गुजरात में। मोदी तो ये कहते हैं कि ज़्यादातर मामलों की जांच वहाँ की पुलिस ने की है और उनमें फैसले आ रहे हैं। नहीं, वो उसी में वो फैसले इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे जैसे लोगों ने विक्टिम विटनेसेस का साथ दिया, अपने जान और जोखिम और रेपुटेशन को मतलब दावे पे रख कर, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह का दावा रखा कि आप ये केसेस को मॉनिटर करो। अगर सुप्रीम कोर्ट की नज़र नहीं रहती है केसेस पर, हमारा मानना है ये रिजल्ट नहीं आते, ये डिसीजंस नहीं आते। एक बात। दूसरी बात है, लोग भूल जाते हैं सर कि 2004 से लेके आज तक 570 विटनेसेस को CISF का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। ये ऐतिहासिक है, ये कभी नहीं हुआ। 1984 को लेकर दर्पण कौर को जब धमकी दी थी HKL भगत ने, तब उनको CISF का प्रोटेक्शन था। आपको पता है दर्पण कौर का मामला, मधु श्रीवास्तव का भी मामला है। मगर इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहली बार मधु श्रीवास्तव का मामला, मैं यही कह रही हूँ कि मधु श्रीवास्तव सिटिंग MLA है भारतीय जनता पार्टी का। इनकम टैक्स की इंक्वायरी ने ठहराया है, जो सुप्रीम कोर्ट की बैठाई हुई है, कि आपने 18 लाख दिए जाहिरा शेख को और उसको 2 बार बदलाने की कोशिश की, एक बार हमारे खिलाफ आरोप वगैरह। तो इस तरह के आपने विटनेस प्रोटेक्शन जो दिलवाया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसीलिए लोग अटल रहे, लोगों को साहस आई और निर्णय आ रहे हैं। ये गुजरात सरकार में इसका कोई हाथ नहीं है। 2 और उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि अभी अभी हाल में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनको डांट पड़ी है गुजरात सरकार को दरगाह मस्जिद को लेकर, गुजरात सरकार का एटीट्यूड क्या है? अगर 297 को, किसका कहना है 560, हमारा कहना है 297 दरगाह मस्जिदें जानबूझ के गिराई गई और उस दीवानेपन में गिराई गई जहाँ पे स्टेट रोक नहीं पाया, सरकार रोक नहीं पाए। तो मैं मानती हूँ एक समुदाय का मामला है, कहीं ना कहीं सरकार को मदद करनी चाहिए। इसके लिए भी लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा और 8 फरवरी 2012 को कड़वा एक जजमेंट आया जिसने कैलिसनेस, इनएफिशिएंसी वगैरह जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए गुजरात सरकार के खिलाफ। ये हमारे लफ्ज़ नहीं है, हाईकोर्ट के लफ्ज़ है, और अभी सुप्रीम कोर्ट वही बात कह रही है। गुजरात सरकार का एटीट्यूड क्या है इसको लेकर? देखिए आप नहीं, गुजरात सरकार का एटीट्यूड क्या है? मेरा सवाल है, आपने कहा कि गुजरात सरकार का मानसिक एटीट्यूड अपने माइनॉरिटीज़ के साथ क्या होना चाहिए। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के मामले में 3-4 बार गुजरात सरकार को फटका पड़ा है। वहाँ के होम मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री के साथ साथ नरेंद्र मोदी। तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस तरह अपॉइंट करते हैं? अच्छे पुलिस ऑफिसर जिन्होंने जानें बचाई, जैसे कि राहुल शर्मा का मैं आपको उदाहरण दूँ, जिन्होंने 400 मदरसों के बच्चे को जला के मार डालने को बचा दिया, जिस पे FIR हुई है। LK अडवाणी ने इसके बारे में अपनी किताब में भी लिखा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। वो राहुल शर्मा को आपने रातों रात ट्रांसफ़र कर डाले। ऐसे हम नहीं मानते कि सब गुजरात के पुलिस ऑफिसर गलत हैं,
मैं मानती हूँ कि 30% जिन्होंने ऑनेस्ट काम किया उसको सरकार का फटका पड़ा, उनको विक्टिमाइज किया गया, और जिन्होंने सरकार के पीछे पीछे चले उनको प्रमोट किया गया। तो ये भी फैक्ट्स है ना, आपको देखना पड़ेगा। जी, लेकिन मोदी ये भी तर्क देते हैं कि एनकाउंटर पूरे मुल्क में होते हैं, बहुत ज़्यादा एनकाउंटर हुए हैं कई स्टेट में, उनका जिक्र आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन गुजरात में जो इनकाउंटर होते हैं या हुए हैं उनको बार बार इन्फेसिस देकर कि देखो यहाँ मुसलमान को मारा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैंने इनकाउंटर्स की बात, हम वो केसेस में नहीं है, मगर मैं इतना ही कह सकती हूँ कि ख्वाजा यूनुस का भी केस है महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी लोग कोर्ट में गए हैं, वहाँ पे भी कॉम्पनसेशन दिया गया है। अभी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का भी इनकाउंटर केस चल रहा है जहाँ पे मुस्लिम्स नहीं इन्वॉल्व है, बेचारे दूसरे गरीब इन्वॉल्व है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये गलत प्रचार गुजरात सरकार कर रही है। मैं मानती हूँ एनकाउंटर्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है गैर कानूनी है, और किसी के साथ जहाँ पे भी होते हैं हम तो इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं दूसरों की बात नहीं कर सकती। जहाँ तक मेरी बात है, हमारे ग्रुप के बात है कि बाकी देश में भी हो रहे हैं, हम तो पहले से कह रहे हैं। गुजरात में कोई खास बात है क्या? मगर खास बात गुजरात सरकार की ये है कि वो कहते हैं कि ये ज़रूरी है और हम इस पे फकर करते हैं। गुजरात सरकार ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को एक टैक्टिकली माना है कि ये ज़रूरी था मुसलमानों को अपनी जगह पे रखने के लिए। और ये मेरा बयान नहीं है, ये आरबी श्री कुमार, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस का कहना है, उनकी एफिडेविट में, कि उनको कहा गया 2002 के जनसंहार के बाद कि अभी आप मुसलमानों के कत्लेआम शुरू करो थ्रू एनकाउंटर्स, ताकि लोगों में हवा फैले कि ये सब लोग या तो नरेंद्र मोदी या AK अडवाणी को मारने आए थे। ये मेरा कहना नहीं है, ये आरबी श्री कुमार का कहना है। तो अभी आप ये कहेंगे कि आरबी श्री कुमार, राहुल शर्मा, तीसरा सेटलर सब एक साजिश के पीछे हैं, तो दैट ये आज़ाद देश है, हम कुछ भी कह सकते हैं। मगर गुजरात पुलिस के इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पुलिस ऑफिसर ने इतनी गहरी टिप्पणी की है गुजरात सरकार की, जैसे कभी नहीं हुई कोई भी सरकार की जनसंहार को लेकर। इसके बारे में क्यों नहीं कोई बात करता? कभी मोदी जी आरबी श्री कुमार के बयान के बारे में बात करें या राहुल शर्मा की CD के बारे में बात करें, जहाँ पे फ़ोन रिकॉर्ड से हमें स्टडी करके मालूम होता है कि आरोपी और राजनीतिक लोगों का तालमेल था जब लोगों को मारा जा रहा था। ये सब सबूत हैं हमारे, और ये सबूतों को सबर्ट किया जा रहा है। नहीं, ये तो ये भी मोदी का तर्क है कि ये जो ऑफिसर जिनके नाम ले रहे हैं आप, वो कांग्रेस के इशारे पे कर रहे हैं। वो तो सिर्फ संजीव भट्ट के बारे में कहते हैं। राहुल शर्मा और आरबी श्री कुमार के बारे में वो कभी कांग्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे जैसे सर पे हैं, वो किसी के नहीं हो सकते। ये जो बयान आप दे रहे हैं वो सिर्फ संजीव भट्ट के बारे में कह सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो मैं सबूत आपने पूछा ना कि आधार क्या है, आधार हमारे पास इस तरह का एविडेंस है जो ये दिखाता है कि 28 फरवरी को 12:30 और 3:30 के बीच में मुख्यमंत्री के OSD वगैरह, जिसको हम बोलते हैं CMO, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से 15 या 18 फ़ोन कॉल जाते हैं कमिश्नर पांडे के पास, जिस वक्त गुलबर्ग और नरोरा पाटिया पे तमाशा मचा हुआ है, भरी धूप में इस तरह के कार्य हो रहे हैं जो किसी को भी शर्म कर डाले। तो ये फ़ोन क्यों जा रहे हैं? SIT ने मुख्यमंत्री को ये सवाल किया जब उन्होंने उनका स्टेटमेंट लिया कि आपने 15 बार क्यों पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया? या तो आपने उनको बोला होगा कि जाके रोको, जैसे कोई भी मुख्यमंत्री कहता है कि हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं गुलबर्ग से, हमारे फ़ोन आ रहे हैं नरोडा से, आप निकलो। शाही बाग और नरोडा का 1 किलोमीटर का भी अंतर नहीं है, बंद था, पुलिस गाड़ी बस 5 मिनट में पहुंच सकती थी। PC पांडे अपने दफ्तर से क्यों नहीं निकले? ये सब सवाल है। जब जांच चलेगी, जब कोर्ट डिसाइड करेगी, तब ये मामला वापस बाहर आएंगे। जी, लेकिन ये मोदी एंड कंपनी ये बार बार कहती है कि आप जैसे लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ाकर इस घटना को पेश किया है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में आया होगा, उसने जो कई मामले को गुजरात के बाहर ट्रांसफ़र कर दिए। ये सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने की एक रणनीति के तहत। सर, ये एक मेगलोमेनिया की ये बात कह सकता है, जिस अपने आप को एक मेगलोमेनिया जिसको बोलते हैं ना, अपने आप को सब कुछ समझे। अगर हम इस तरह का बोलते हैं कि इतना कंटेम्प्ट के स्टेटमेंट, अगर आपको लगता है कि हमारी इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो मानवाधिकार आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट, उसकी टिप्पणी करनी एक बात है, हेल्दी क्रिटिसिज्म, मगर इस तरह उनको मतलब कहना, इसका मतलब है कि न भारतीय जनता पार्टी, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, न नरेंद्र मोदी, जो मोदी एंड कंपनी की बात हो रही है, यही लोग हैं, माहिर वकील है सब। अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह के उनके बयान हैं, तो मैं मानती हूँ दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप कैसा कह सकते हैं ये बातें? ये लोग बड़े सुलझे हुए लोग हैं, ये मतलब सोच समझ के अपने निर्णय देते हैं। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपने आप को इतना गिरा सकते हैं, तो आप किसके ऊपर फेथ करते हो?
तीस्ता आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी के इन बयानों में कितना दम है जब वो ये कहते हैं कि गुजरात में मुसलमानों की हालत किसी भी राज्य से बेहतर है, और ये सच्चर कमेटी का हवाला देते हुए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा निश्चिंत निर्भय होकर गुजरात में मुसलमान रह रहे हैं। फिर ये जो प्रचार हो रहा है, क्या गुजरात को बदनाम करने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए हो रहा है? एक ब्रेक के बाद हम इस सवाल की पड़ताल करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर चल रहा है शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे साथ हैं जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़। तीस्ता ने बहुत काम किया है गुजरात के दंगा पीड़ितों के लिए, लेकिन वो और उन जैसे बहुत सारे लोग कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं मोदी और संघ परिवार के द्वारा, ये कहकर कि इनका काम मोदी को बदनाम करना है, उन्हें खलनायक के रूप में पेश करना है और गुजरात को बदनाम करना है। सच्चाई क्या है, तीस्ता जी से पूछते हैं। तीस्ता जी, नरेंद्र मोदी खम ठोक कर कहते हैं, उनके साथ ही उनके परिवार पूरा, कि गुजरात में मुसलमानों की हालत बेहतर हुई है, उनका विकास तेज़ी से हुआ है, और अगर सच्चर कमेटी को भी देखें तो दूसरे राज्यों की तुलना में भी बेहतर स्थिति है। तो एक तरफ तो ये फैक्ट के आधार पर वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग हैं जहां कहते हैं कि मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो गई। नहीं सर, एक्चुअली इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि सच्चर कमेटी का भी हवाला जो दिया जाता है, मैं मानती हूँ कि वहाँ पे भी कुछ गलत फिगर्स आपके सामने हैं। अगर शायद आपको मालूम पड़े कि मैं आपको एक आधार दूँ बैंक अकाउंट्स और लोन्स को देखकर कि 12.6% मुसलमान गुजरात में बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, तो ये तो बहुत अच्छा फिगर है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन 10 पॉइंट समथिंग है मुसलमानों की। तो अगर 10 पॉइंट समथिंग है और 12% बैंक अकाउंट होल्डर्स है, तो मतलब अच्छा खासा फिगर है। आप एक स्टेप बढ़ो, एक कदम और बढ़ाओ और देखो कि यही अगर आपका 12% अकाउंट होल्डर है, तो इसका मतलब है उसमें ताकत है, मतलब आर्थिक ताकत है कि उसको लोन मिले। कोई भी कारोबार के लिए, कोई भी चीज़ के लिए लोन कितने मुसलमानों को मिलती है? 2.6%। तो ये जो अधूरे तरीके से आप फिगर्स पेश करोगे तो आप सच्चर कमेटी को भी डिस्टॉर्ट कर रहे हो। ये मेरा कहना है कि जैसे कि गुजरात के डेवलपमेंट की कहानी, आप भारत हिंदुस्तान का 100 साल का इतिहास देख लो। जब भी देश इकोनॉमिक ग्रोथ के पीरियड में होता है तो गुजरात राज्य, क्योंकि वहाँ के खून में है लोगों का कारोबार, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ख्रिस्ती हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप है खून में। मैं गुजरात से हूँ, तो लोग मतलब कारोबार कर लेते हैं वहाँ के खून में। तो 40% ज़्यादा होगा गुजरात में, जब देश का होगा तो उनका ज़्यादा। तो उसके लिए अगर मोदी खुद क्रेडिट लेगा तो मैं बोलती हूँ गुजरात की जनता का सबसे बड़ा अपमान है, क्योंकि एक हाई पीरियड था, अभी 1.5 साल से लो पीरियड आ गया ग्रोथ में। तो अभी वही फिगर्स आप देख लो। आपको तो सब सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने दे रहे हैं। नहीं सर, देखो सब कॉर्पोरेट घराने दे रहे थे, मगर अभी एसआर ग्रुप ने वो बयान देना छोड़ दिया जब से सुप्रीम कोर्ट का फटका पड़ा तब। तो इसमें भी कॉर्पोरेट में 2-3 ऐसे हैं बड़े जिसको बेनिफिट मिले हैं गुजरात में। अभी नाम लेना उचित नहीं होगा, मगर लोग जानते हैं। मिडिल बिजनेसमैन, चाहे हिंदू मुस्लिम, वो आज सफ़र हो रहा है गुजरात में। आज भी करप्शन का मामला, कैग का मामला, केजीबी और रिलायंस को लेके मैं आज भी 5,500 करोड़ का मामला आज अटका हुआ है। लोक आयुक्त के मामले में इतने मोदी क्यों अड़े हुए थे कि इंडिपेंडेंट लोक आयुक्त हमें नहीं चाहिए। फिर कोर्ट ने कहा आपको करना ही पड़ेगा, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। तो और वो जज जो इंडिपेंडेंट जज थे, जज मेहता जो अन्ना जी के साथी थे, जस्टिस मेहता, उनका विरोध क्यों किया मोदी सरकार ने? कौमवाद को छोड़ दो, 2002 को छोड़ दो, आपने एक इंडिपेंडेंट जज जिसको रेकमेंड किया था जनता ने, जिनको रेकमेंडेशन था, मतलब कि वो ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के, वो इंडिपेंडेंट एक जस्टिस हैं, जिसका नाम कोर्ट ने कहा करने का। मगर मोदी इसके खिलाफ है, क्योंकि कोई भी आज़ाद इंसान जो क्रिटिकली उनको देखे उससे उनको डर है। फिर कच्छ की भूमि पर इतने स्कैंडल्स हुए लैंड को लेकर और अस्पतालों को लेकर, जहाँ पे अडानी ग्रुप का मामला अटका हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं कह रही हूँ, वही लोग जो गुजरात के अखबार जो मोदी का काफ़ी साथ दे रहे थे 2011 तक, जून 2011 के बाद वहाँ की छवि बदल चुकी है। वही अखबार अभी ये सब स्कैंडल्स के बारे में लिख रहे हैं। नेशनल मीडिया थोड़े पीछे है, तो नेशनल मीडिया शायद बाद में देखेगी। मगर हमने देखा संदेश अखबार में
एक पूरा पेज जहाँ पे मोदी का कार्टून था और एक गोल्ड मेडल था, मेडल फॉर करप्शन। संदेश अखबार जो मतलब सबसे बड़ा सिंपथाइजर था मोदी सरकार का। तो कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा ना कि अखबार भी इस बारे में लिख रहे हैं। जी, लेकिन मोदी तो भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं संघ परिवार के द्वारा, और 2014 में क्या होगा कुछ पता नहीं। वो तो पता नहीं, वो तो जनता का मतलब जनता का निर्णय है, और हम जनता को निर्णय आप और हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जनता उनके साथ अभी तक तो है ही, अभी तक तो लोकशाही के तरीके से वो जीते हैं। और इसके बारे में भी यही कहना चाहूँगी कि 1984 में भी जब सिखों के साथ जनसंहार हुआ था यही शहर में, दिल्ली में, तब तीनों लोग जिसका नाम आया था कांग्रेस के लीडर्स, वो भी बड़े वोटों से जीत के आए थे दिल्ली शहर से, चाहे वो ललित सज्जन को, तीनों। तो ये पहली बार नहीं है कि एक कत्लेआम के बाद वोटों को समेटना, ये मेरा मुद्दा है। महाराष्ट्र में बात भी अभी समझ नहीं पा रही है गुजरात की जनता। मेरा कहना है ये लोकशाही के लिए बड़ा खतरनाक मामला है कि आप जब इमोशनलाइज इश्यू कर देते हो, हिंदू मुसलमान का कर देते हो, हम और आप दुश्मनी का मामला, तो हमारी लोकशाही के लिए हेल्दी मामला नहीं है, क्योंकि आम आदमी पोलराइज हो चुका होता। और मोदी इज अ पोलराइजिंग फिगर, ये मेरा कहना है। आपको अच्छा, अगर कल जनता डिसाइड करती है कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमें झेलना पड़ेगा, हिंदुस्तान भारत को झेलना पड़ेगा, मगर मैं बोलूँगी झेलना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा वर्डिक्ट को, मगर झेलना पड़ेगा। मगर आज तक कॉरपोरेट इंडिया ने, 2-3 बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस ने ये देश के प्रधानमंत्री को चुनने में सफलता नहीं मिली। जनता को डिसाइड करना है, तो जब तक जनता नहीं डिसाइड करेगी तब तक हम ये निर्णय तो नहीं दे सकते, चाहे अरुण शूरी को कितने भी उम्मीद हो या किसी को भी हो। आप जैसे लोग कहते रहे कि गुजरात संघ परिवार की एक प्रयोगशाला है, जी ठीक है, क्या आपको लगता है मोदी अगर केंद्र में आते हैं किसी तरह किसी रूप में, तो पूरी हिंदुस्तान उस प्रयोगशाला की में तब्दील हो जाएगी? ये खतरा देखती हैं आप? देखिए, हर इलाका, भारत का हर इलाके, रीजन के अलग अलग ऐतिहासिक मतलब बिंदु होते हैं, कॉम्पोजिशन होता है, पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन, हिस्टोरिकल मेमोरीज, ऐतिहासिक जो याददाश्तें होती है, पॉपुलेशन रिस्पॉन्सेज भी अलग अलग होते हैं। तो मैं ऐसा मतलब स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं कह सकती, मगर इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि नरेंद्र मोदी जैसे फिगर, जैसे आदमी को ही हेल्म में रहते हुए इस तरह का बेरहमी से कत्लेआम हो सकता था। तैयारी पहले से थी कि कुछ ना कुछ पोलराइजिंग होगा, मगर इस तरह बेरहमी से लोगों को मारना और मरवाना, हेट स्पीच और हेट राइटिंग का इस्तेमाल करना, पूरे सिस्टम को सबवर्ट करना, एक पिक्यूलियर क्वालिटी की एक ज़रूरत होती है जो इनमें है। अभी उसको लेकर जब नेशनल लेवल पे उसका इस्तेमाल होगा तो खतरनाक तो होगा ही, मगर क्या उसका शेप रहेगा वो मैं पूरा नहीं बता सकती। मेरा आखिरी सवाल है कि अभी तक आपने मोदी के संबंध में बहुत सारी ऐसे बातें कही जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य के तौर पर आप देख सकते हैं, लेकिन कोर्ट में इनमें से कितने स्वीकार्य होंगे जिसके आधार पर आप मोदी को दोषी ठहरा सकें? देखिए, मैं कुछ है ऐसा आपको लगता है? मैं आपके सवाल सिर्फ एक सवाल से जवाब दूंगी कि एसआईटी को सबूत को देखकर ये लग रहा था, और उन्होंने रिपोर्ट दे दिया कि कोर्ट में ये चार्जशीट नहीं बन सकती। एसआईटी ने अपनी राय दे दी, मगर वही सबूत को देखकर राजू रामचंद्रन ने कहा कि 3 सेक्शन के तहत मोदी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, चार्जशीट हो सकता है, आरोपी नंबर 1 ठहराया जा सकता है। यही मेरा जवाब। आपको भरोसा है कि सिस्टम पे फिलहाल भरोसा, और इसमें बहुत वक्त लगेगा? तब तक कानूनी कार्रवाई कहाँ पहुंच जाएगी? वो तो हम नहीं कह सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। कानूनी कार्रवाई में हमारी अफसोस ये है कि वक्त लगता है। तब तक मोदी और उनका परिवार ये कहता रहेगा कि आप लोग ने घेराबंदी कर दी, अपने सारे प्यादे फैला दिए और उनको घेर कर आप बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, उनके चरित्र हनन की कोशिश कर रहे हैं। हम यही कहेंगे कि जब आप संविधान और ये रिपब्लिक के मूल वैल्यूज़ को आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो कानून व्यवस्था को कैसे संभालेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया तीस्ता जी, हमसे बातचीत करने के लिए। एक बहुत बड़ा अहम मसला है और निश्चित रूप से पूरा देश इस बारे में दो टूक राय नहीं बना पा रहा है। बहुत सारे एक दूसरे को काटने वाले ऐसे तथ्य आ रहे हैं, जानकारियाँ आ रही हैं, या प्रचार और दुष्प्रचार हो रहा है जिसमें कंफ्यूज्ड हैं लोग। उम्मीद है कि आपसे बातचीत के ज़रिए कुछ ऐसी चीज़ें मिली होंगी हमारे दर्शकों को जो उनकी राय को साफ करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। नमस्कार।
ये थी जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, जिनसे हम बात कर रहे थे कि आखिरकार उन पर और उन जैसे लोगों पर ये जो आरोप लग रहे हैं कि वे नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उन्हें खलनायक के रूप में पेंट कर रहे हैं, इसके आधार क्या हैं, सच्चाई क्या है, उनके पास क्या कोई इसका तर्क है। आज शतरंज के खिलाड़ी में बस इतना ही, मगर जल्द ही हम एक और शतरंज के खिलाड़ी के साथ आपके सामने होंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।